नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें बता दें, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो चुकी है और आज की शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत है वो हंगामेदार हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष के जो विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो तख्ती लेकर के विधानसभा के अंदर पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उस तख्ती में ना सिर्फ सरकार को लेकर घेरने का प्रयास किया गया, बल्कि उन्होंने कई ऐसी तख्तियां लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि दंगों से दहल रहा है सरकार। सरकार जो है वो किसानों के एमएसपी का वादा पूरी नहीं कर रही है। तमाम ऐसी तख्तियां लेकर के समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा सत्र के पहले प्रदर्शन किया, विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं विपक्ष के जो प्रदर्शन कर रही थी विधानसभा के अंदर, तो तमाम तस्वीरें हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों की दिखाते हैं। तस्वीरें देखेंगे, हम हमारे आईबीसी के दर्शक देखेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज सरकार पर हमला बोला है, तख्ती लेकर के प्रदर्शन किया है और तख्तियों पर लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो एमएसपी का वादा पूरा नहीं कर रही है, दंगों से पूरा जो दहल रहा है उत्तर प्रदेश। इस तरीके की तमाम तख्तियां जो थी वो जो विपक्ष थे उनके हाथों में थी, विपक्षी विधायकों के हाथों में, और वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम पूछना चाहते हैं मणिपुर पर क्यों नहीं बोलना चाहती है सरकार? ये नोएडा के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। इन लोगों ने यादव ने पीडीए के नारे को जिस तरीके से बुलंद किया, जिस उनके नारे को जिस तरह पीडीए के रूप में एकता के सूत्र बनाने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भूल गई। 2024 में जिस तरह हराया, अभी इन लोगों ने उपचुनाव में जिस तरह पुलिस का दुरुपयोग किया, उन सब बातों। आपको बता दें, विपक्ष ये पहले से ही तय कर चुका था। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, इस तरीके की बात की जा रही थी कि किसी भी तरीके के हंगामे के आसार नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष ने ना सिर्फ बाहर विधानसभा के हंगामा किया, बल्कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है वैसे ही सदन के पटल पर जाकर के उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन को 12:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, विपक्ष नियम 311 को लेकर के संभल और बहराइच हिंसा पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन इसको नियमानुसार सदन के जो अध्यक्ष है उन्होंने मना कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। इसी को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, विपक्ष है, वो लगातार हंगामा कर रहा था, जिसको देखते हुए सदन की कार्रवाई को 12:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई पर जिस तरीके से सदन में हंगामा हो रहा है, विपक्ष के विधायक कर रहे हैं, उसी पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। उन्होंने कहा ये परंपरा पहले से चली आ रही है, जब सदन शुरू होता है तो विपक्ष इस तरीके का काम करता है, ये परंपरा पुरानी है। उनके विधायक के सपा के जो विधायक है राकेश प्रताप सिंह, उनका बयान सुनाते हैं आपको। पहला दिन है, पहले दिन ही समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा गया कि धरना प्रदर्शन किया गया और सदन की कार्रवाई पे सवाल खड़े किए गए। भाई समाचार एक परंपरा चली आ रही है, जिस दिन सदन का शुभारंभ होता है उस दिन विपक्ष चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करता है और सदन शुरू होने के पहले ही सदन की कार्रवाई पर प्रश्न उठाया जाता। एक परंपरा रही, वही कर रहे हैं। सर, संभल की घटना पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ जो मंदिर मिला है 42 साल से उसको बंद करके रखा गया था, वहाँ पे सपा सांसद और वहाँ के जो दूसरे मजहब के लोग हैं उन्होंने उसको बंद किया हुआ था। देखिए, दूसरे मजहब को भी समझना चाहिए कि अगर कोई हमारी प्रामाणिक चीजें कहीं हैं तो उसमें उसको सहयोग करके और उसको जिसका जो है उसको दे देना चाहिए। सपा के सांसद शफीकुर रहमान वक्त के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर जिम्मेदार व्यक्ति का काम है कि अमन चैन व्याप्त रहे, समाज में सब लोग एक साथ रह सके, ये हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है। विपक्ष कह रहा है कि ये सत्रकालीन में इसका समय बहुत कम है, इसको बढ़ाने की लगातार मांग करो, प्रदर्शन भी किया सुबह उन्होंने। उसके लिए निश्चित सदन में लोग लगाते हैं और सदन में मुद्दे को उठाते हैं। नियम 300 के तहत अभी सदन में उस पर जरूर चर्चा होगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिनको आपने सुना कि वो कह रहे थे कि इस तरीके का जो चलन है वो पहले से चला आ रहा है और पहले दिन जब सदन की शुरुआत होती है तो विपक्ष हंगामा करता है और विरोध प्रदर्शन करता है। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपील की है। वो अपील आपको सुनाते हैं जो सीएम योगी ने विधानसभा सत्र से पहले की है। यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है कि देश आज जिस अमृत काल में प्रवेश कर
प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पनाओं के अनुसार विकसित भारत के निर्माण के जिस पवित्र अभियान के साथ जी जान से जुड़ा है, 7 वर्ष में विकास और सुरक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किया है। विकास और सुरक्षा का, समृद्धि का, आस्था और आधुनिकता का जो संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तो सीएम योगी जो बता रहे थे कि 7 साल के अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि जो 7 साल में कार्य हुए हैं और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें आपने देखी और सुनी विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। 12:20 के बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। देखते हैं कि जो माहौल होता है वो इसी तरीके का रहता है कि सुचारू रूप से सदन चल पाता है या फिर आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ सभी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कानपुर, अवनीश अवस्थी के पास। अवनीश जी, कौन सी कानपुर से बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, 2 खबरों से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। पहली खबर जो आप भी जान रहे होंगे और हमारे दर्शक हैं वो भी जान रहे होंगे। फिलहाल जो खबर है, ट्रेन जो हादसे लगातार इस समय हो रहे हैं उनको लेकर के है कि एनआईए और एटीएस ने को एक सुराग मिले। सूत्रों के हवाले से ये खबर अपने पास में आई है कि एनआईए जो एटीएस है उसको सुराग मिले हैं। झांसी में और कानपुर में जो ट्रेन हादसे हुए हैं उनको पलटाने की ट्रेनिंग मदरसों में दी जा रही थी लगातार, और वो ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही थी। जो नवयुवक है उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, माइंड वॉश करके उनको एक कट्टरपंथी के रूप में तैयार किया जा रहा था कि वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे, जिसको लेकर के एटीएस और जो एनआईए की टीम ने बृहस्पतिवार को झांसी में कई मदरसों में छापेमारी भी की थी। फिलहाल जो है लगातार इसमें जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं बाहरी फंडिंग तो नहीं है जिससे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी खबर जो ये है कि ठंड का क्योंकि मौसम है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तो कानपुर में ठंड का जो रिकॉर्ड है 13 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 15 दिसंबर के दिन पे ठंड का जो तापमान पहले नापा था वो 4.7 डिग्री जो न्यूनतम तापमान था वो गिर करके 4.5 डिग्री हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों खबरें महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो तापमान की जो स्थिति है वो जो यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं कि लगातार जो तापमान है आगे गिरने वाला है। अखंड, सबसे पहले खबर पर चलते हैं। महत्वपूर्ण बात आपने बताई अवनीश। सबसे बड़ी बात कि कानपुर में किसी इस तरीके का जो गिरोह है या कोई ऐसा मदरसा है जिस तरीके की जो बातें कहीं से निकल करके सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आने कुछ समय से जिस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि पटरियों पर बहुत सारे ऐसी वस्तुएं मिली जिससे कहीं ना कहीं इस हादसे को इसके लिए वजह जिम्मेदार भी माना गया। कहीं पत्थर मिले, कहीं लकड़ी के बड़े बड़े बोटे मिले और तमाम ऐसे वस्तुएं पटरियों पर मिली जिससे एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो सकती थी। क्या कानपुर में ऐसी कोई घटना या कोई ऐसे व्यक्ति की पुलिस ने तलाश कर रही है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा गया है? देखिए कानपुर में लगातार कई हादसे हो चुके हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि किसी को पकड़ने की, तो आप जानते हैं कि एटीएस और जो एनआईए है गुप्त तरीके से कार्य करती है। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से इस खबर को जानकारी जो मिली है, अभी कोई जो भी एजेंसियां हैं वो किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दे रही हैं कि किसी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जो जितना अभी तक आईबीसी के पास में जानकारी है, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ लोग हिरासत में लेकर के जिनसे कि ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वो इस हादसों में शामिल है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि जो अभी एनआईए का और एटीएस का जो अभी मुख्य रूप से जो जानना ये है कि जो भी पता चल रहा है कि बाहर से कोई ऐसी फंडिंग तो नहीं की जा रही थी। बाहर की फंडिंग से तो इन तरीकों का जो ये जो हादसे हुए उनको तो नहीं करवाया जा रहा था। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई जानकारी जो पूर्ण रूप से नहीं आई है कि किसी को पकड़ करके पूछताछ की जा रही है। अखंड, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एनआईए और देश की जो एजेंसियां हैं एटीएस तमाम ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है और कहीं ना कहीं इस जितने जो हादसे हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कोई एंगल की जांच भी करे, इसीलिए एजेंसियां सतर्क है और हर पहलू पर वो नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से खबरें 3 बड़ी हैं, लेकिन पहली बड़ी खबर को बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रतापगढ़ में पुलिस फिर से अपने रंग में नहीं दिखाई दे रही है। जो पुलिसिंग चल रही थी प्रतापगढ़ में वो फिर से ढीली दिखाई दे रही है। बिल्कुल थाना दिलीपपुर का मामला है जहां पर एक युवक की को गोली मार दी जाती है और इससे पहले भी प्रतापगढ़ पुलिस के पास वो युवक जा चुका था, एप्लीकेशन पड़ चुकी थी। उसके बाद भी प्रतापगढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल है निशान यही खड़ा होता है और पूरा मामला ये है कि इस पूरे मामले में लेकर अभी युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सारण में एडमिट है। पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।
और देखने वाली बात ये है, जब एप्लीकेशन पड़ी है, नेम्ड है, तब भी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, अवैध असलहे से फायरिंग की जा रही है, उसके कंधे में गोली लगी हुई है। मामला ये था कि ट्रैक्टर की लेन-देन को मामला लेकर के जैसे ही युवक अपने घर से रतनमई से निकलता है घर से और उसको दिन दहाड़े गोली मारकर आराम से युवक फरार हो जाते हैं। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि वो युवक गोली मारने के बाद सीओ पट्टी के पास पहुंच गया था। सीओ पट्टी के आखिर वो क्या कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं भी वहाँ मेडिकल कॉलेज में उपस्थित था और एसओ किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने वो बातें सुनी थी, तो वो भी ये क्लियर कर रहा है कि शायद वो युवक जो है सीओ के पास पहुंचा हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे जो पुलिस सूत्र कह रहे थे, वो भी ये कंफर्म कर रहे थे कि वो सीओ के पास पहुंचा था गोली मारने के बाद। फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और युवक की हालत गंभीर बनी है। दूसरी बड़ी खबर बात करते हैं जिसको लेकर के सरगर्मियां सबसे बड़ी हुई है, वो है उस चुनाव। एक लाइन है, यही रात अंतिम यही रात भारी। वो आज आज की रात अंतिम है और आज की रात भारी है निकाय चुनाव को लेकर के। पार्टियां तो तीन खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएम, और उसके बाद जो बागी होके गए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, वो जो है आज भी प्रचार प्रसार में साइलेंट रूप में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव में लगातार अपने डोर टू डोर आज कैंपेनिंग कर रहे हैं सभी लोग, और हर हर सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव को किस तरीके से लिया जाए। आप एक ज्ञानेंद्र, एक आपसे सवाल है। बिल्कुल, आप इन निकाय चुनाव को बहुत नजदीकी से और बहुत डिटेल के साथ आपने कवर किया है। एक सवाल ये भी है कि प्रतापगढ़ में एक राजा भैया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजा भैया तो पार्टी किसका समर्थन है? बीजेपी, सपा, या फिर निर्दलीय, या फिर उनका किसी कोई अपना कैंडिडेट है जिसको समर्थन कर रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से उन्होंने भी कह दिया कि जो जिस लड़ना चाहता लड़े, जो जिसको वोट देना चाहे वो दे। बिल्कुल, देखिए, अखंड प्रतापगढ़ की एकलौती ऐसी हुए है जहाँ पे दो विधानसभाएं पड़ती है, कुंडा और बाबागंज। कुंडा बाबागंज की बात करें तो यहाँ पे जनसत्ता दल के दो विधायक है। अभी तक बसपा के भी इतने विधायक नहीं है। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़े और दो सीट निकाल ले गए, अच्छे अंतराल से निकाल के वो विधानसभा पहुंचे हैं। और इससे पहले उन्होंने लोकसभा भी लड़ा था। लोकसभा में फिलहाल उनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अगर बात करें तो अंदर खाने से पता चल रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का रुख बीजेपी की ओर मूड दिख रहा है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, जैसे पत्रकार भी साथी है और कुछ राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी बात हो रही थी। तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का अभी तक का जो मूड है, भले ही 2024 में उन्होंने बीजेपी का साथ ना दिया हो, उन्होंने एक जनसभा की, जनसभा के दौरान उन्होंने कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं, मैं किसी को नहीं। लेकिन फिर उसके बाद कुछ फोटोज उनके कोठी से आने लगे, कुछ पूरे रंगून, पूरा जनसत्ता दल सपा की ओर चला गया। एक सीट नहीं प्रभावित किए, तकरीबन उन्होंने 5 सीटों को प्रभावित किया। चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, शामली हो, आसपास के कई जिलों को उन्होंने प्रभावित की। यहाँ तक कि अमेठी को, जहां से अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी आते हैं, जहां उनका आवाज है, वहां तक उन्होंने प्रभावित किया और कांग्रेस वहां से निकाली, क्योंकि स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी तो वैसे ही नगर निकाय की अगर बात करें तो इन्होंने अपना प्रत्याशी तो नहीं उतारा है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगले चुनाव में, निकाय चुनाव में, ये अपना प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। अगर इनका भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो शायद ना भी उतार सके, सीट मांग भी सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो भी, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। 24 में सपा के साथ गए थे, अब फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। 24 में सपा के साथ गए थे ऐसा, क्योंकि उन्होंने खुल करके ये नहीं कहा था कि हम किसी पार्टी के साथ, तो उन्होंने कहा था कार्यकर्ता हमारे जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकते हैं। और अनुप्रिया पटेल का एक बयान था कि राजा और ईवीएम को लेकर के, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तलवारें थी वो खींच गई थी। और लेकिन फिलहाल जो आप बता रहे हैं, बताइए। उस बयान को मैं बता देता हूँ। उस बयान को अनुप्रिया, मैं खुद उस बयान को कवर करने गया था, मैंने खुद अपने हाथों से रिकॉर्ड किया था। अनुप्रिया पटेल मानिकपुर में जनसभा की थी। जनसभा में उन्होंने कहा था, कोई भी राजा ईवीएम से पैदा नहीं होता है, मां की कोख से पैदा। तो ये बयान था उनका साफ तौर पे। तो राजा भैया ने पलट के कहा था कि राजा कोई बनता नहीं है, जनता उसे राजा बनाती है और वो मुझे जनता राजा बना रही है। ये लगातार बयान चलते रहे हैं। लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव
काफी अपने इंटरेस्टिंग मोड पे है। आज मतपेटिका जो है बांटी जा रही है और कल सुबह 7 बजे से मतदान पड़ने शुरू हो जाएंगे। 9 प्रत्याशी है, 9 प्रत्याशियों का भाग्य कल प्रतापगढ़ की जनता लिखेगी और कल शाम को 5 से 6 बजे के आसपास मतपेटिकाएं बंद हो जाएंगी और उसके बाद 19 तारीख को जो है कौन किसके सिर पे सहरा सजेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लड़ाई अगर बात करें, भीड़ अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ प्रेमलता सिंह और रवि गुप्ता और अगर बात करें तो सपा के राजकुमार सिंह राय साहब 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके। एक बार वो खुद रहे हैं, एक बार उनकी धर्मपत्नी शांति सिंह रही है, तो वो खुद रहे हैं तो उसमें कोई वो चुनाव लड़े हैं, उनको चुनाव का अब ये ज्ञानेंद्र बिल्कुल सही बात है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बागी जो है बीजेपी के, वो बीजेपी का खेल बिगाड़ते हैं या फिर निष्कासित होकर के अपने लिए ही कहीं ना कहीं रास्ते बीजेपी के लिए बंद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा आसान नहीं होगा। अगर वो खेल बिगाड़ेंगे तब तो समझ में आता है कि जीत गए तब तो बीजेपी अपने पाले में बुलाएगी। अगर बीजेपी का कैंडिडेट अपने आप जीता तो रवि गुप्ता के लिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कई वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़े होते, उनकी राह जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा, हरदोई के समय हम काशीराम कॉलोनी में खड़े हैं और इस काशीराम कॉलोनी वासियों की कई समस्याएं बिजली के बिल को लेकर। किसी का जिसका बिल जमा है उसका भी बिल आ रहा है, जिसका बिल नहीं जमा उसका, यहाँ सब APL कार्ड धारक हैं, लेकिन बिजली का बिल कम से कम नहीं तो 1000 से लेकर 20,000 तक के बीच में आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या समस्या है उनकी। दादा ये लीजिए, तो क्या समस्या है बिजली बिल की? समस्या ये है, पिछली साल जनवरी में में आपके का 1700 रिसीव कटाइएगा, आपकी 1702 रुपए के और रसीद करवाने के बाद में करीब 12 महीने तक आप जमा कीजिएगा बिल को, और कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए इसमें बिल में कोई 12 महीने तक। तो हमने कोई भी नहीं दिया। उसके बावजूद जो है करने लगा, जब हम 12 किस्तें हमारी हो गई, उसके बावजूद हमारा बिल जो है अभी वही लगते आ रहा है। और बिल हमने पूरा जमा किया, करने इसमें किस्त भी लग के आएगी और बिल भी इसमें जमा, जिससे किस्त भी लग के आएगी, वो हमने जमा किया। लेकिन उसके बावजूद हमारा बिल में जो है अभी तक वो लग के आ रहा है, इसमें ये 18,088 रुपए अब भी लग के आ रहा है। अगर जी इन्होंने बिजली का बिल जमा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद इनका बिजली का बिल 18,000 लगभग समथिंग है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी लग रहा है सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बिजली विभाग के कर्मचारी दूसरे लोगों से बात करिए, बताइए फिर बात करिए आदर्श। ये हमारे सामने माता जी, क्या समस्या है आपको? मेरा मीटर, मेरा नाम बत्ती है, मेरा मीटर खराब शुरू से लगा था। अब हम कहने लगे ये भैया मीटर खराब है, कहने लगे रहने दो। फिर वो 13,000 आया, आज वो 22-24,000 आ रहा। हम कहाँ से दें? हम एक औरत गरीब हैं, हम ना बर्तन चौका भी नहीं करने वाले, हम कहाँ से दें? कैसे? हमारी बत्ती 1.5 साल से कटी हुई है। आप आइए, क्या समस्या है आपको? इधर आइए, कैमरे सामने आइए, इधर आओ। क्या समस्या है आपको? मेरे साथ जमा करके आई थी बिल, 4,000 रुपया रह गए रहा, 13,000 लग के आए रहे। नहीं, सच बोलो। अरे सही जी कैसे बोल रहे हैं? भैया माफ किया जाए, तो आए रहे। आदर्श सुनिए, आदर्श ये बताइए, आपने SDO से बात की थी क्या इस पूरे मसले को लेकर के? अभी SDO से अगर मेरी बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर कासिम कॉलोनी आज मेरा फोन आया था, मैंने कहा ठीक मैं अभी पहुँच रहा आपके पास 10 मिनट के अंदर। और यहाँ बिजली की बिल की समस्याएं को लेकर SDO को भी अपने जो बिजली कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, उनको सोचना चाहिए कि ये काशीराम कॉलोनी है और इनके लिए बिल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 500, 1000, 2000 और 10,000 की बात नहीं है। इनके बिल को कम से कम ध्यान में रख करके इनके बिल को सुचारू रूप से सही करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल ही गलत आएगा तो ये कहाँ से ले आके भरेंगे? बिजली कर्मचारी अगर सो रहे हैं, बिजली जो विभाग के अधिकारी अगर वो सो रहे हैं, शायद यही कारण है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए और बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। और जब ये लोग हैं, जब काम करना होता है तो धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर ये ऐसा काम नहीं करते, बिजली का बिल हो, तमाम चीजें हो, कलेक्शन की बात हो, बिजली का बिल सही देने की बात हो, तो इस तरीके की घटना घटी थी ना हो, कोई परेशान क्यों होगा? आम जनता को शौक थोड़ी ना है कि परेशान होने का, उसको वो बार बार आकर के शिकायत करने के लिए थोड़ी ना चाह रही है कि उसका इतना समय कि वो बार बार जाके शिकायत करें। आप उसके लिए कोई एक कैंप लगाएं, तो जो लोगों की समस्याएं उसको सुने और उनका कहीं ना कहीं इसको सोल्यूशन इसका निकालें।
तब जाकर के लोग जो परेशान है, जो दुखी है, उससे इनको निजात मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। एसडीओ से बात जरूर करिएगा। अब चलते हैं बाबू अभिषेक सिंह के पास, भदोही इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड, रायबरेली की बड़ी खबर जो है ये है कि जहां पे लगातार रायबरेली सांसद, अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कंटिन्यू रायबरेली से जब सांसद चुने गए इस बार, जब वो पिछली बार अमेठी से लड़े थे तो चुनाव हार गए थे, और उस चुनाव का खामियाजा उन्होंने कहीं ना कहीं अमेठी से क्यों हारे थे, क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज ये आती है राजनीति में भी कि अगर आप अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है तो एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट, बिकॉज उसका लॉस कांग्रेस को अमेठी में 2014 का जो चुनाव हुआ था, 14 में शायद ये हारे थे, और 19 में लोकसभा चुनाव जब राहुल गांधी हारे तो उसका खामियाजा उनको क्यों मिला? क्यों? क्योंकि बीते जब वो उससे पहले जब सांसद रहे थे अमेठी में तो वो सक्रिय नहीं थे, और उसका रिजल्ट जो है उनको निगेटिव मिला। और इस बार रायबरेली से जब वो चुने गए तो रायबरेली में कम से कम वो 3 से 4 बार दौरा कर चुके हैं, चाहे वो अर्जुन फांसी हत्याकांड नशीराबाद हो, या चाहे फिर अपनी कई जनसभाएं चुनाव के दरमियान आना और लास्ट टाइम पे डिसाइड करना गांधी परिवार को कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं। और अब लगातार अगर बात करें संसद जिस तरीके से चल रहा है उसमें राहुल गांधी रायबरेली की ITI फैक्ट्री जो लगभग जो है कई साल पहले जो है ये 51 साल पहले यहाँ स्थापित की गई थी, उसका मुद्दा उठाना, और वो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे स्थापित की थी ITI, और ये बड़े पैमाने पर यहाँ पे टेलीफोन के वर्क होते थे, और उसको लेकर अब संसद में राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बेसिकली अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जैसे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती रही विपक्ष पार्टियां कि गांधी परिवार ने किया क्या है बीते 10 सालों में रायबरेली में जो चुनाव वो हारे थे। तो उसके बाद अब राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बात करें तो रायबरेली के जो मुद्दे हैं बड़े बड़े वो संसद में उठा रहे हैं, और उसको देखते हुए जैसे उन्होंने अभी जल्दी में ITI का मुद्दा उठाया, और उसके बाद एम्स में भी जर्जर बिल्डिंग को लेकर के और जो रिक्त स्थान है वैकेंसियां उनको लेकर के उन्होंने मुद्दे उठाए। वहीं आज एम्स रायबरेली अपना 6वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन उस स्थापना दिवस की बात करें अगर अखंड तो डॉक्टर अरविंद राजवंशी जो निदेशक के तौर पर एम्स में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं आज। वहीं पे कई ऐसे विभाग हैं जिसमें एम्स में गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनियो मेडिसिन, इंडोग्राफिलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऐसे कई विभाग हैं जो अभी तक एम्स में शुरू ही नहीं हो पाए। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और राहुल गांधी इससे कंटिन्यू संसद में भी सवाल उठा रहे हैं, ये हम ही नहीं उठा रहे। और इसको लेकर के अगर कोई भी नेता प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, अगर वो रायबरेली से जहां से वो सांसद विधायक या जहां से वो चुनाव लड़ता है अगर वहां की बातें उठाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये नेता जनता के लिए ही। और राहुल गांधी बीच में भी जब हमने देखा था तो संसद का उन्होंने एम्स का जो है बिना बताए, जो प्रोटोकॉल में नहीं होता है संसद के, बिना बताए उन्होंने एम्स का दौरा भी किया था। तो इसको लेकर वो संगीन है। और लेकिन संगीनता की बात करें, क्या अरविंद राजवंशी जिन्होंने आज 5 साल अपना पूरा किया ED एम्स, क्या वो संगीन है इस मामले को लेकर? ऐसे कई मामले निकल गए सामने। और अल्ट्रासाउंड सबसे बड़ी बात, अगर एक आदमी अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 1 साल की तारीख दी जा रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ में 4 साल के बाद सीनियर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पा सकी, क्यों? क्योंकि नहीं हुई सीनियर डॉक्टर की हड्डी रोग में। और इसमें बात करें SCGI जैसे विश्वसनीय चिकित्सा आवेदन करने के बाद भी इसमें के बाद भी अभी तक कोई हड्डी के सीनियर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई। ये अगर एम्स का हाल है, रायबरेली का हाल है, लखनऊ से सटे हुए जिले का हाल है, और नेता प्रतिपक्ष के जिले का हाल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो सवाल खड़े होते हैं वो उठेंगे ही। आम जनता के लिए अगर इस तरीके से मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी आम जनता को, वो भी एम्स जैसे संस्थान में, तो क्या होगा? आपने बड़े अस्पताल खोल दिए, बताइए।
अखंड अल्ट्रासाउंड के लिए हमने आपको एक फॉर्म भेजा हुआ है अपने पास, उसमें चाहेंगे दिखाए, 1 साल की डेट अल्ट्रासाउंड की मिल रही है। हाउ कैन पॉसिबल? ये आप देखिए, ये साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये एम्स का हाल है, उसमें डॉक्टर डेट के साथ 7/8/2025 की डेटें मिल रही है अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर बीमारी आपको आज है और इससे जब जो है बीमारी है और अल्ट्रासाउंड कराना मस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर ने लिखा कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। और एम्स इतना संजीदा है अपने जो है मरीजों को लेकर के कि वो कहीं से किसी मरीज की लापरवाही बरतना नहीं चाहता, लेकिन वहीं पे ये 1 साल की डेट दे रहे हैं। आप देखिए, ये साफ साफ आईबीसी ने दिखाया कि 1 साल की डेट दे रहे हैं। ऐसे में मरीज जिंदा रहेगा या वो 1 साल का वेट करेगा? हाउ कैन पॉसिबल? अल्ट्रासाउंड जैसे चीज के लिए अगर एम्स के पास संसाधनों की कमी है और 1 साल तक की डेट मिलती है तो बड़ा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बात यह है कि ईडी साहब के पास ट्रैक बनवाने के पैसे हैं सरकार के, झूला बनवाने का पैसा है पार्क का। मेरी बात गौर करिएगा, हम क्यों ईडी साहब पे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अपने विभाग में, उनके एम्स में, अगर एम्स में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर होनी है, कहीं ना कहीं वो होनहार डॉक्टर है तब वो एम्स में है। नहीं से होनहार डॉक्टर अगर इंद्रवीर, अगर आप बताइए कि अगर होनहार होते और इस तरीके से जो मूलभूत सुविधा है, नेता प्रतिपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जिले के नेता होंगे, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनको भी पता होगा अगर ये हाल है तो सही में शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक हाल है। और ये अखंड अभी बीच में मैं आपको बता दूं, आयुष्मान जो कार्ड होता है उसके नाम पे धांधली हुई थी एम्स में, और वो धांधली ऐसे हुई थी कि वहां पे डॉक्टरों के साथ, जो वहां पे एक सौरभ वर्मा करके जो एक आदमी था, वहां पे वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, उनको एम्स में निकाल दिया गया। फिलहाल एम्स से उनको निष्कासित कर दिया। एम्स के नाम पे धांधली हुई, आयुष्मान के नाम पे धांधली हुई कि आपका ये कार्ड फला चीज के वैलिड नहीं है, उसमें सेटिंग करने का मामला सामने आया था। जब मामला सामने सीएम योगी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर ये जो अधिकारी है ना, ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, वो पलीता लगाने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की जो चीजें वो पहुंचे, उसके पास ऐसी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर एक अल्ट्रासाउंड के लिए हमें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा तो ये बहुत शर्मनाक बात है उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि इस तरीके की अगर कोई भी, हमारा आईबीसी, हमारे दर्शक हमारे जानना भी चाहते हैं। और इंद्रवीर, आपने जो रिपोर्ट दिखाई है सच में बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई जरूर करनी चाहिए सरकार को। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 1 साल तक अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि आज जो बीमारी है, क्या 1 साल तक उसका इंतजार किया जाएगा? और गरीब आदमी हो या कोई भी आदमी हो, वो जाता है, उसको विश्वास है कि हम इस जगह पे जाएंगे तो हम ठीक हो करके आएंगे, लेकिन हम वहां जा करके हमें डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कहा कि अल्ट्रासाउंड करा के आइए, और डेट में ही हम 1 साल बाद, तो कम उनका 1 साल बाद जाएंगे डॉक्टर के पास। बहुत शर्मनाक बात है। और बहुत इसपे तो आपको जो आप स्टोरी करिए, और एक ऐसी स्टोरी करिए जो ना सिर्फ देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सवाल खड़े करते हैं, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप बता रहे ट्रैक के लिए पैसा है, पार्क के लिए पैसा है, लेकिन अगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं, तो आपका जो कार्य करने का जो तरीका है वो सवालों के घेरे में आएगा, क्योंकि आपके कार्य करने की वजह से सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। अब चलते बाबू अभिषेक सिंह के पास। भदोही से कौन सी बड़ी खबर है अभिषेक आज की? ये खंड जी, अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही में ठंड दस्तक देने को दस्तूर दे रही है। भदोही में अब ठंड का भी जो दस्तूर है वो देखने को मिल रहा है। इसमें जो राहगीरों को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जो जिला प्रशासन अब मौन दिखती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर ही बस अलाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ और भी बड़ी कमियां सामने आ रही है, जिसमें अभी कुछ जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा राशन कार्ड वितरण किए जाते हैं मुफ्त में, वहां भी बड़ी एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। एक ऐसा गांव है जहां एक ऐसा व्यक्ति आरोप लगा रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि कुछ ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड में मुसलमान और हिंदू का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नाना प्रकार के नाम को जोड़ करके और अंगूठा लगा करके राशन लेने का मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ साथ और बड़े मामले सामने, जो भ्रष्टाचार के बड़े जो है कि पुख्ता सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं भदोही में। भदोही एक छोटा जनपद है, जैसा कि अखंड आप जानते हैं। भदोही एक छोटे जनपद में एक बड़ा नमूना भ्रष्टाचार का सामने आता है। कभी लेखपाल, कभी राजस्व निरीक्षक घूस लेते पकड़ा जाता है, कभी आपूर्ति विभाग मौन होकर के राशन कार्ड वितरण कराता है। जी अखंड, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ठंड को लेकर के भी जो आपने हाल बताया है, आज 16 तारीख है, ठंड की स्थिति है, लगातार बढ़ रही है ठंड।
अलाव की व्यवस्था के साथ साथ जो बनाए जाते हैं, आपको रैन बसेरे बनाए जाते हैं, उनकी भी स्थिति बड़ी अगर दुखद ही होगी। अगर इस तरीके से अलाव की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। बहुत से लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं, और अगर भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहेंगे और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से मस्त और व्यस्त रहेंगे, तो आप आम लोगों के बारे में आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपको तो यही दिखाई देगा कि अलाव के लिए पैसा आया है, तो उस पैसे को निकाल करके अपनी जेब में भर लेंगे आप। जी बाबू बताइए, अभिषेक जी। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार भदोही एक छोटे जैसे जनपद में बड़ी तादाद में दिखती है। यहाँ सीएमओ से लेकर के डीएम साहब के पास बाबू जो बैठा हुआ है, वह भी बिना चंद रुपयों के काम नहीं करता है। एक जो है कि हर व्यक्ति भदोही का जो जितने भी तहसील के व्यक्ति हैं, अगर तहसील में जाते हैं तो उनका चंद रुपयों से ही बस काम होता है। अगर वो कहें कि मुफ्त में जो बैठे हमारे अधिकारी हैं वो काम कर दें, तो ऐसा बिल्कुल कोताही नहीं दिखती है। अब बताइए, शायद यही कारण है कि जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। आपने ही ये मौका दिया है उनको। अगर वो मौका आप नहीं दोगे, अगर आप सरकारी कर्मचारी होने का अपना जो दायित्व है उसको सही तरीके से निर्वहन करोगे। कुछ लोग संविदा पे काम करने वाले 10, 15, 20 हजार में, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे सचिवालय में, कहीं भी हो, किसी भी विभाग में हो, वो अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं। आप लाखों की तनख्वाह लेते हो, लेकिन अपने आप जिम्मेदारी से पूरी तरीके से मुक्त होकर काम करते हो। आपको जिम्मेदारी, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, आपके पास सारी की सारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करोगे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहोगे, अपनी जेबें भरने का काम करोगे, तो कैसे आम जनमानस को सुख और समृद्धि है वो तमाम चीजें आप दे पाओगे जो उनको जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए बाबू अभिषेक। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत के किसान यूनियन के चटनी के प्रदेश प्रवक्ता तराई सुरजीत सिंह आज जिला अधिकारी को इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ के जो सुजीत जी हैं उनसे बात करेंगे। औलख जी से, सर आप आज यहाँ पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं? हमारे जो राष्ट्रीय सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनके जो गन्ना किसानों को लेकर गन्ने मिलों में जो गठतौली चल रही है, या जो उसमें गठतौली हो रही है, जो कि किसानों को उसमें पूरा जो है दाम का जो है पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है। और हमारी ये मांग है कि गन्ने किसान का जो 350 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की दर की जाए। और उसके बाद जो है मिलों पे अवैध कटौती चल रही है, ये मतलब 3% खुलेआम ले रहे हैं, एक उसके लिए। और कौन ले रहा है? जो है हमारा जो विशेष मुद्दा रहा आकाश है जी आज, सवाल पूछे, कौन ले रहा है ये पैसा जो कि खुलेआम? 2021 में बिजली बिल के लिए जो सर ये जो घटतौली करते हैं कौन लोग हैं? ये मिल के जो जितने भी सेंटर इंचार्ज हैं, और जो उस क्षेत्र के जो भी ठेकेदार और सेंटर इंचार्ज ज्यादा करते हैं ये चीज को। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्या? इस तरीके से खुलेआम इस तरीके काम कर रहे हैं? ज्ञापन दिया है। अब हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जहां पर भी जिस मतलब सेंटर पे जो होती है तो उनके खिलाफ आप नाम दें, हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। ये हमारा डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हमारे साथ मौजूद है सुरजीत जी, उनसे भी बात करेंगे। ये भी यहाँ पर पीलीभीत पहुंचे हैं। सारी समस्याएं जो है, मैं जहां तक समझता हूँ, किसान के हिस्से ही आई हैं। वो अपना MSP गारंटी कानून को लेकर देख लीजिए, 13 महीने आंदोलन लड़ा, कितने हमारे भाई शहीद हुए। आज भी हमारे डल्लेवाल साहब नेताजी जो बैठे हुए हैं खनौरी बॉर्डर पर, उन्हीं मांगों को लेकर किसान की कहीं सुनी नहीं जाती। भले वो गन्ना की बात हो, गेहूं की बात हो, धान की बात हो, हमेशा हर जगह किसान पिसता आया है। और आज भी वही हालत है। हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं, हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता इसका। जैसा कि इन्होंने आकाश, लग रहा बताया है कि काफी समय से ज्ञापन दे रहे हैं, लग रहा है ज्ञापन देने के सुधरेंगे नहीं, बावजूद भी जो और समस्याएं पूरी हैं वो सरकार समस्याओं पर का कोई अगर ऐसा निस्तारण ही नहीं काम होता है। करते रहे। देखने वाली ये बात है कि यहाँ के जिला अधिकारी संजय कुमार जी हैं, इनकी शिकायतों को लेकर, ज्ञापन को लेकर कितनी गंभीरता जताएंगे? अखंड जी। अब आकाश, देखने वाली बात तो ये भी है कि जो ज्ञापन दिया है, धरना दे रहे हैं, ये धरना और ज्ञापन देने का काम किसानों का नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता है, इनकी बातों को प्राथमिकता के साथ सुनना चाहिए। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप में सच्चाई जरा भी है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये किसान है, हमारे अन्नदाता है, इनके खिलाफ अगर ये धरना प्रदर्शन करेंगे, ये जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे, इनका काम है, इनको खेत पे होना चाहिए, यहाँ पे डीएम कार्यालय पे नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। SP सिंह सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए, सुल्तानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी, अखंड, सुल्तानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस समय जो है जांच के घेरे में आ गए हैं, लेकिन जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का फरमान जारी हुआ था कि इनके खिलाफ जो है उप निदेशक के यहाँ से कार्रवाई की जांच की जा रही है, लेकिन जांच की केवल खाना पूर्ति
और मीडिया को ये भी सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि ये दागी जो सीतापुर की फर्म थी उसको 72 लाख का टेंडर भी दे दिए और टेंडर भी बकायदा टेंडर भी पड़ा और जो दागी फर्म थी उसी से पूरा कार्य भार ले रहे थे और कई उप अधीक्षक और ये आपके डॉक्टर भी ऐसे मौजूद हैं जो इनके संलिप्तता में नजर आ रहे हैं और कई भी सीएससी पीएससी ऐसी चल रही है जिसमें दवाई का भी काफी किल्लत है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं चल रही जिले की, कभी चल रही कभी नहीं चल रही है। ऐसी समस्या सुल्तानपुर जूझ रहा है। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक समझिए आधिकारिक रूप में कोई बयान भी मीडिया को नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं सुल्तानपुर झेल रहा है। ये अगर ये खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, जांच करानी चाहिए और जांच करा करके दोषी अधिकारी जो भी हो कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैसेज देने का प्रयास करना चाहिए कि कोई इस तरीके काम दोबारा ना कर सके, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो। लेकिन अगर ऐसी खाना पूर्ति चलती रहेगी जांच के नाम पर, जांच में किसी के ऊपर आंच अगर नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं जो हौसले होते हैं इन अधिकारियों के कर्मचारियों के बढ़ते रहेंगे खिलाफ और वो अपनी चीज को काफी दिनों से नहीं, काफी दिनों से की बात अलग है। काफी दिनों से रहा था इनके खिलाफ ट्वीट से कोई काम, लेकिन अब सरकार है, सरकार शासन है, जांच करते हैं। जो जांच में जो लोग होते हैं वो उनके जांच में जो चीजें निकल करके सामने आती है उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अपूर्व के पास अपूर्व जी, कौन सी बड़ी खबर है आज अयोध्या से? आज अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। देखिए अखंड, अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो क्योंकि 9 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं तो 10वां कहीं ना कहीं लोगों की जो आशंकाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और डेट का लोग इंतजार भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अयोध्या जब से सांसदीय सीट हारी है तब से कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही है और चर्चा की होने की वजह से मिल्कीपुर उपचुनाव का जो डेट है उसकी इंतजार कहीं ना कहीं अगर अयोध्या के लोग भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देशवासी भी कर रहे हैं कि हालांकि वह उस सीट पे होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाए तो वहां पे रोजगार मेले का आयोजन, भव्य आयोजन किया गया जिसमें 2268 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया था। लगभग 1150 से ज्यादा अभ्यर्थियों को उसमें नौकरी दी गई। हालांकि जो अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं वो भी उस समय मौजूद हैं और नियुक्ति पत्र भी बांटे। लेकिन कहा जाए तो अगर मिल्कीपुर उपचुनाव को देखा जाए तो मिल्कीपुर में ये जो रोजगार मेले का आयोजन किया गया कहीं ना कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे जो बेरोजगार है रोजगार मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है, तो युवा भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। खासकर अगर रोजगार मेले में प्रभारी मंत्री भी साथ में हो तो कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है वो भाजपा की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। देखिए, रोजगार के जो साधन है वो तो उपलब्ध कराने ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिल्कीपुर में अड़चन क्या आ रही थी? अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वहां पर डेट नहीं डिसाइड की, क्योंकि सबकी धड़कने, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो मिल्कीपुर पे सबका ध्यान है और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। क्योंकि अयोध्या को लेकर के बहुत ज्यादा ये बात की गई कि जब सारी जो भी उत्तर प्रदेश में सीटें जीती थी या हारी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या को लेकर के थी, क्योंकि बीजेपी ने इतना भव्य मंदिर वहां बनवाया, सरकार ने बनवाया, उसके बावजूद भी वहां पर अभी भी जो हालात है वहां पे बीजेपी नहीं जीते, समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया और मिल्कीपुर से ही विधायक थे। ऐसे में वहां पर बीजेपी के लिए जीतना और जीत का एक संदेश देना चाहती है, लेकिन अड़चन कहाँ पे आ रही है? देखिए अखंड, अगर जो है अड़चन की बात करें तो अभी केवल मुझे जो लगता है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ही देरी हो रही है, कोई डेट नहीं निकल पा रहा। हालांकि देखिए कई सारी बाधाएं भी हैं। अभी 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, कई सारे कार्यक्रम अयोध्या में होने हैं जिसको लेकर ये भी एक जो है बात हो सकती है। लेकिन जो है ये कयास लगाया जाए है कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक कहीं ना कहीं तारीखों की घोषणा हो सकती है और जनवरी में कहीं ना कहीं चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। लोगों का जो अभी तक गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है तो यही, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे जो दाव हैं वो खेले जा रहे हैं, जनसभा, नुक्कड़ सभा, हर प्रकार की सभाएं की जा रही हैं। और अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के जितने 12 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो लगातार लोगों से मिलना, नुक्कड़ सभा करना
करना, ब्राह्मण सभा करना, ऐसे कई तरह के सभाएं करके लगातार जो है चुनाव की जीत की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग कभी भी तारीख की घोषणा कर सकता है। अखंड अपूर, एक लास्ट सवाल है आपसे, एक चीज बताइएगा, समाजवादी पार्टी के तो टिकट का लगभग मामला क्लियर है, बीजेपी की जो दावेदारी उसमें सबसे उच्च पहले नंबर पे किसका नाम चल रहा है? देखिए, अगर मिल्कीपुर पहले नंबर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए जो बाबा गोरखनाथ है उनकी दावेदारी इस वजह से बनती है क्योंकि वो पूर्व में मिल्कीपुर में विधायक रह चुके हैं। हालांकि अवधेश प्रसाद जब 2017 में मिल्कीपुर का चुनाव हुआ तो हालांकि बाबा गोरखनाथ को हराए, उसके बाद ये विधायक बने, अब सांसद हैं, लेकिन सबसे पहला नाम बाबा गोरखनाथ का ही लिया जा रहा है। उसके बाद अगर नाम लिया जा रहा है तो जो रुदौली विधायक है रामचंद्र यादव, उनके कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। जो है उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है जो है अखंड, लेकिन उनकी भी दावेदारी बड़ी प्रखरता से बताई जा रही है। हालांकि देखिए जो एक पासवान भी इसमें लड़ रहे हैं उनकी भी बड़ी दावेदारी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि लोग जो सूत्रों के हवाले जो से खबर आ रही है, ये कोई नई दावेदारी पेश की जा सकती है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बाबा गोरखनाथ भले ही दावा कर रहे हो और पूर्व विधायक वहां उस सीट से रह चुके हो, लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ी बात है कयास नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस नाम की चर्चा होती है शायद उस नाम का टिकट का ऐलान ना हो, इस बात की सबसे बड़ी बात यही होती है। और शायद यही कारण है कि किसी भी नाम को लेकर के बीजेपी सस्पेंस नहीं रहती और आखिरी समय में अपने पत्ते खोलती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके सामने होंगे हाजिर 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।